नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं विकास कुमावत। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पढ़ रहे थे। तो उसमें हम 12 पार्ट देख चुके थे। कितने दोस्तों? हम 12 पार्ट इस पार्ट के पहले देख चुके हैं और अब हम देख रहे हैं इसका पार्ट नंबर 13। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आपको पता है साइंस के मैंने पिछले वीडियो में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए थे और इस वीडियो में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सोल्व करवाऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इसे शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है स्थिर ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। मैं आज इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं ला पाया हूं, तो मैं इंग्लिश में आपको क्वेश्चन बोल दूंगा, तो आप ध्यान से वीडियो को देखें। स्थिर ताप यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ये गैस है जिसे कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखा जाए और उसका जो वॉल्यूम है वह हम कम कर दें, तो उसके दाब पर यानी उसके प्रेशर पर क्या इफेक्ट होगा। तो हमने पढ़ा है बॉयल का नियम, और बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों? व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक कम करेंगे तो एक बढ़ेगा। मैंने बताया है व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा कम होता है, और अगर एक को हम कम करेंगे तो दूसरा बढ़ेगा। तो आयतन हम कम कर रहे हैं तो दाब क्या होगा? दाब बढ़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। मैंने आपको बॉयल का नियम पढ़ाया है, तो आप उससे इस बात को समझ सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है KMnO4 का प्रयोग किया जाता है। KMnO4 का यूज कहां पर किया जाता है? तो बात करें सबसे पहले KMnO4 की, तो इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, और यह एक रोगाणुनाशी है। क्या है दोस्तों? इससे रोगाणुओं को दूर किया जाता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, रोगाणुनाशी। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? इंग्लिश में इसे कहा जाता है एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसे एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लिया जाता है। और दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं, KMnO4 जो है इसका एक और नाम होता है, इसे लाल दवा का नाम भी दिया गया है। तो इसे लाल दवा के रूप में भी पहचाना जाता है KMnO4 को। ठीक है, आपने सुना होगा लाल दवा कुएं वगैरह में, जो हमारे पानी के कुएं होते हैं उनमें इस दवाई का उपयोग किया जाता है। तो लाल दवा के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट को पहचाना जाता है। तो KMnO4 का नाम होता है क्या दोस्तों? पोटेशियम परमैंगनेट, और यह एक रोगाणुनाशी होता है, एंटीसेप्टिक होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंचुरीमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? यानी वेंचुरीमीटर के द्वारा हम किसका मापन करते हैं? तो वेंचुरीमीटर के द्वारा तरल के प्रवाह की दर को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, तरल के प्रवाह की दर को, लिक्विड फ्लो को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, लिक्विड फ्लो की जो रेट होती है उसको मापा जाता है वेंचुरीमीटर के द्वारा। और जो ये वेंचुरीमीटर है यह बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर दोस्तों? बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर। और ये जो वेंचुरीमीटर होता है यह एक नली जैसा होता है, जिसका एक मुंह थोड़ा सकरा और एक मुंह थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके कारण यहां से जो द्रव निकलता है यह उसकी दर ज्ञात कर सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, वेंचुरीमीटर के द्वारा जो लिक्विड फ्लो होता है उसकी रेट ज्ञात कर सकते हैं, तरल के प्रवाह की दर हम ज्ञात कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है, और अगर हम बात करें कि जबकि उसी ऊंचाई से एक पत्थर फेंका जाए, क्या फेंका जाए दोस्तों? पत्थर को फेंका जाए तो वह जल्दी या तेजी से गिरता है। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि हवा में जब कोई चीज पृथ्वी की ओर आती है तो उस पर वायु का प्रतिरोध लगता है, यानी कि रेजिस्टेंस होता है किसका? एयर का। अब अगर उसका क्षेत्रफल ज्यादा हुआ
तो वायु ज्यादा क्षेत्रफल पर टकराएगी और उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। तो पैराशूट बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, और उस कारण वायु का लगने वाला प्रतिरोध भी ज्यादा होता है, इसलिए वह धीरे धीरे नीचे आता है। और एक पत्थर का जो क्षेत्रफल है वह कम होता है और उसका जो प्रतिरोध है, वायु का जो प्रतिरोध है उस पत्थर पर कम लगता है, इसलिए पत्थर तेजी से नीचे आता है और पैराशूट का क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण वह धीरे धीरे नीचे आता है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो आप सभी को यह कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत, ओजोन लेयर हमारी रक्षा किससे करती है? यानी जो ओजोन लेयर हमें बचाती है वह इनमें से किस किरण से हमें बचाती है? तो वह बचाती है पराबैंगनी विकिरण से। किससे बचाती है दोस्तों? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। तो अब बात करते हैं कि ओजोन परत कहां पर स्थित होती है। तो ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित होती है। कहां पर होती है ओजोन परत? समताप मंडल में स्थित होती है। तो आपको ध्यान रखना है। और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है और यह पृथ्वी तल से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर स्थित होती है। और कहां पर होती है? समताप मंडल में। तो आपको ध्यान में रखना है ओजोन परत के बारे में ये जानकारियां। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि? तो अब बात करते हैं दोस्तों हम प्रेशर कुकर की। तो प्रेशर कुकर के अंदर का जो दाब होता है वह बहुत अधिक होता है। किससे? वायुमंडलीय दाब से। और अगर हम बात करें कि सामान्य ताप और वायुमंडलीय दाब पर जो जल है उसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा वाटर है वह उबलने लगता है, बॉईल होने लगता है। परंतु प्रेशर कुकर में जो प्रेशर है वह बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। और जब दाब बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक भी बढ़ता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। उच्च दाब के कारण जो जल का क्वथनांक है वह भी बढ़ जाता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। और जब क्वथनांक बढ़ जाता है तो वह थोड़ा सा और ऊष्मा ले लेता है और चावल को जल्दी पका देता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल, ठीक है दोस्तों, कौन सी बॉल? क्रिकेट बॉल, और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। कौन से वेग से दोस्तों? समान वेग से। यानी उन दोनों का जो वेग है, जो वेलोसिटी है वो क्या है? इक्वल है, एक समान है। फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल की। तो आप सभी ने देखी होगी क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल। तो इनमें से बड़ी बॉल कौन सी होती है? क्रिकेट बॉल। और जो क्रिकेट बॉल है वह टेनिस बॉल से भारी भी होती है। ठीक है दोस्तों, बड़ी भी होती है और भारी भी होती है। तो जब दोनों एक समान वेग से आएगी तो अब हमें रोकना है दोनों बॉल को। और क्वेश्चन में पूछा है कि जब क्रिकेट बॉल को हम रोकेंगे तो इनमें से किसकी आवश्यकता होगी? तो वह आवश्यकता होगी अधिक बल की, क्योंकि उस क्रिकेट बॉल का द्रव्यमान क्या है? क्रिकेट बॉल का द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए उसे रोकने के लिए बल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, अधिक बल। और टेनिस बॉल को रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वह हल्की है, उसका द्रव्यमान कम है, उसका मास जो है वह कम है, इसलिए हमें उसे कम बल लगाकर भी हम उसे रोक सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो जो वाटर जो बॉईल होता है वह लो टेम्परेचर पर बॉईल होने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वह क्या होता है? बहुत कम होता है, क्योंकि पहाड़ों पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं। इसी के कारण वहां पर वायुमंडलीय दाब भी कैसा होता है? बहुत कम होता है।
और दाब कम होने के कारण जो जल का क्वथनांक है वह 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है और जो पानी है वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर भी उबलने लगता है। तो यहां पर कारण कौन है? वायुमंडलीय दाब का कम हो जाना। तो पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम, और उसी के कारण जो पानी है वह 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबलने लगता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो इसीलिए दोस्तों आपने एक और प्रकार का क्वेश्चन देखा होगा कि जो पर्वतारोही होती हैं वह पर्वत पे चढ़ते हैं तब उनके नाक से खून बहने लगता है, तो वह भी वायुमंडलीय दाब के कारण ही ऐसा होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वर्णांधता। ठीक है दोस्तों, वर्णांधता इंग्लिश में इसे बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस का दोष किस लेंस के प्रयोग के द्वारा दूर किया जा सकता है? यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उसमें उसे किस लेंस के यूज के द्वारा हम भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो वर्णांधता होती है उसके अंतर्गत व्यक्ति कलर में डिफरेंस नहीं बता सकता, जैसे कि रेड और ब्लू ग्रीन इस प्रकार के कलर को वह नहीं पहचान पाता, इसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। और जो ये वर्णांधता है यह अनुवांशिक गुण होता है दोस्तों। कैसा होता है? अनुवांशिक गुण, जेनेटिक डिसीज होती है वर्णांधता, और इसे किसी भी लेंस के द्वारा हम दूर नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि यह एक अनुवांशिक गुण है। कैसा गुण है दोस्तों? अनुवांशिक गुण है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विषम मिश्रण। विषम मिश्रण का मतलब यानी कि एक के अलावा बहुत सारे उसमें अशुद्धियां हैं। विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जाता है? यानी कि एक विषम मिश्रण है और उसमें क्या है? लोहे की परत है। तो अब हम उसे उस विषम मिश्रण में से अब हमें लोहे की परत निकालना है, तो हम इनमें से किस विधि का उपयोग करेंगे? तो अब हमें क्या निकालना है? लोहा निकालना है। तो लोहे को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चुंबकीकरण, मैग्नेटाइजेशन। अब क्या होगा मैग्नेटाइजेशन से कि जो लोहा है, जो आयरन है, वह कहां चिपक जाएगा? चुंबक पर, और इस प्रकार हम उस लोहे की परत को उस विषम मिश्रण से अलग कर पाएंगे। तो किस विधि द्वारा? चुंबकीकरण के द्वारा हम लोहे की परत को अलग कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? यानी टॉक्सिकोलॉजी जो है उसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो टॉक्सिकोलॉजी जो है उसके अंतर्गत विषों का अध्ययन किया जाता है। विष, जहर यानी पॉइजन, इसका अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत। अब हम बात करें कि सर यहां पर ये जो विषाणुओं का अध्ययन है इसे क्या कहते हैं? तो विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, विषाणुओं का अध्ययन यानी जो वायरस हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। और फिर बात करें बैक्टीरिया, जिसे हिंदी में बोला जाता है जीवाणु, तो इनके अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और हम बात करें रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी। आपने देखा ही होगा वहां पर रोगों का पता चलता है और उनके बारे में यहां पर अध्ययन किया जाता है। तो रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। और विषयों का अध्ययन, पॉइजन, जहर का अध्ययन क्या कहलाता है? टॉक्सिकोलॉजी। आप सभी को ध्यान में रखना है दोस्तों, यह क्वेश्चन नया भी है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? बात हो रही है दोस्तों पीलिया रोग, जॉन्डिस की। ठीक है, इसे पांडु रोग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पांडु रोग। तो पीलिया रोग जो होता है वह यकृत के संक्रमण के कारण होता है। यकृत में संक्रमण हो जाता है, उसके कारण हमें क्या हो जाता है? पीलिया रोग हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो यकृत में संक्रमण कैसे होता है। तो यकृत में जो बिलिरुबिन जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और बिलिरुबिन जो है वह एक पीला रंग का पदार्थ होता है, और इसी पीले रंग के पदार्थ के कारण हमारी त्वचा, हमारे नाखून, हमारी आंख पीले रंग की हो जाती है। आपने देखा होगा जिस व्यक्ति को पीलिया हो जाता है वह हल्का हल्का हमें पीले कलर का दिखाई देने लगता है। तो ये कहां से शुरू होता है? हमारे यकृत में संक्रमण हो जाता है। और जो पीलिया रोग होता है यह प्रदूषित पानी, प्रदूषित खाना, ठीक है, दूषित खाने, इनकी वजह से पीलिया रोग होता है।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनके साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है। तो जो बर्ड होते हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी। और अगर हम बात करें लिम्नोलॉजी की, तो लिम्नोलॉजी के अंतर्गत तालाबों, झीलों आदि में रहने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है। और अगर इसके बाद हम बात करें हर्पिटोलॉजी की, तो हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो एम्फीबियंस होते हैं उनका अध्ययन हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और अगर फिर बात करें मेलाकोलॉजी की, तो मेलाकोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का का अध्ययन किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पक्षियों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वह ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है। तो दोस्तों बात हो रही है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, जो सबसे मीठी शुगर है इनमें से वह कौन सी है। तो वह होती है फ्रक्टोज। कौन सी होती है दोस्तों? फ्रक्टोज। अब फिर बात करें कि फ्रक्टोज कहां पर पाई जाती है, तो फ्रक्टोज मीठे फलों में पाई जाती है। और बात करें कि फिर यह कौन सी शर्करा है, तो यह मोनोसेकेराइड शर्करा है। कौन सी? मोनोसेकेराइड शर्करा होती है फ्रक्टोज, और यह फलों में पाई जाती है। और बात करें लेक्टोज की, तो लेक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। और बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज कहां पर पाई जाती है? अनाज से हमें माल्टोज शर्करा प्राप्त होती है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा, यानी कार्बोहाइड्रेट से तो हमें ऊर्जा मिलती ही है, और ऐसा कौन सा एक स्रोत है जिससे और हमें ऊर्जा मिलती है, तो वह है वसा। क्या है दोस्तों? फैट। वसा यानी कि होता है फैट। फैट के द्वारा भी हमें ऊर्जा मिलती है। परंतु जो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है वह त्वरित ऊर्जा होती है, क्विक एनर्जी होती है, यानी कि हमें इंस्टेंट उसी टाइम एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में ऐसा होता है। और जो वसा है वह क्या होती है? लॉन्ग टर्म एनर्जी होती है, यानी कि बहुत दीर्घ काल तक वह चलती है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट से तो हमें एनर्जी मिलती ही है, उसके बाद हमें सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? वसा से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन होता है। मैंने आपको क्वेश्चन में, जो पिछले क्वेश्चन के वीडियो हमने किए हैं उनमें मैं आपको बता चुका हूं कि आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है, आरबीसी की डेट कहां पर होती है। वो होती है यकृत और प्लीहा में। कहां पर? यकृत और प्लीहा में, लीवर और स्प्लीन में आरबीसी की डेट होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है आरबीसी की डेथ कहां पर होती है? यकृत और प्लीहा में, लीवर और स्प्लीन में। और मैंने यह भी बताया था कि अगर दोनों ऑप्शन में दे रखे तो आपको लगाना है स्प्लीन। क्या लगाना है? प्लीहा, क्योंकि सबसे ज्यादा आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है? प्लीहा में, इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि आरबीसी की जो मृत्यु है वो कहां पर होती है? प्लीहा में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ यानी लिक्विड है जो रक्त, जो हमारे ब्लड में होता है, रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। कितना होता है दोस्तों? लगभग 55 से 60% होता है। एक पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है हमारे कहां पर? रक्त में। और रक्त का कितना भाग होता है? 55 से 60% के लगभग होता है। उस भाग को क्या कहते हैं? तो उस भाग को कहा जाता है प्रद्रव्य। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रद्रव्य। आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा होगा, शुद्ध हिंदी का वर्ड है, मैं आपको बता देता हूं। ये क्या है दोस्तों? ये है प्लाज्मा। क्या है? प्रद्रव्य कहा जाता है किसको? प्लाज्मा को। तो प्लाज्मा हमारे रक्त का सबसे बड़ा भाग होता है। 55 से 60% हमारे रक्त में क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा होता है। और मैंने प्लाज्मा में बता रखा था कि प्लाज्मा में 90% पानी होता है और 10% में प्रोटीन और खनिज पदार्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पिछले वीडियो देखें।
ताकि आप इन सभी के बारे में डिटेल से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो अजैविक होते हैं, जिन्हें हम खा नहीं सकते, ठीक है, जिन्हें जानवर भी नहीं खा सकते, ऐसे अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल क्या है? तो ऐसे जो अपशिष्ट होते हैं, जैसे बात करें पॉलीथीन, प्लास्टिक, इनकी, तो इनसे अगर हमें छुटकारा पाना है तो सबसे अच्छा उपाय होता है पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग, ठीक है। इन्हें वापस हम उपयोग में ले लें, इन्हें वापस यूजफुल बनाएं और फिर से हमारे उपयोग में इन्हें ले लें। इनसे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो दोस्तों हमारा जो माइंड है वह कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वह 3 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो 3 भाग कौन कौन से? तो 3 भाग हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये 3 भाग होते हैं मानव मस्तिष्क के, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है कितने भाग होते हैं? 3 भाग। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो हमारी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी जो होती है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में, यानी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में इनमें से कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो वह है ऑक्सीजन। क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। पीएससी की लेवल की एग्जाम में भी यह पूछा गया है, एमपीपीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान में रखना है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो वह है ऑक्सीजन। और अगर आपको प्रतिशत में ध्यान में रखना हो तो 62% ऑक्सीजन होती है हमारी बॉडी में। और फिर बात करें कार्बन कितना होता है, तो लगभग 20%, 20% कार्बन होता है। और हाइड्रोजन होती है 10%, और फिर नाइट्रोजन होती है 3 से 5% के लगभग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन होता है? ऑक्सीजन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी जो मैमल्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो उनकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लीवर, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। स्तनपायी मैमल्स की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लीवर। और बात करें कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऊतक के नाखून, खुर और सींग बने होते हैं? ठीक है दोस्तों, नाखून, खुर उन्हें बोला जाता है, देखा होगा आपने पशुओं के पैर में जो एक कठोर भाग होता है, सॉलिड भाग होता है, उसे कहा जाता है खुर। और सींग, पशुओं के सींग किस ऊतक के बने होते हैं, कौन से टिश्यू के बने होते हैं? तो वह बने होते हैं किरेटिन के। किसके बने होते हैं? किरेटिन के वह बने होते हैं। किरेटिन एक रेशेदार प्रोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों? रेशेदार प्रोटीन, ठीक है। तो बाल जो होते हैं वह भी इसके ही बने होते हैं, नाखून भी, सींग भी इसी के बने होते हैं। किसके? किरेटिन प्रोटीन के। और यह एक रेशेदार प्रोटीन होता है। और धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, ठीक है। आपने यहां तक इस वीडियो को देखा, मतलब कि आपके अंदर पढ़ने का जुनून है। आप चाहते हो कि आप कोई एक अच्छी सी पोस्ट लो, ठीक है, अपने घर का, अपने घर वालों का, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, इसलिए आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, ठीक है। आप चाहते हो कि आप कुछ बनो, ठीक है। जो नहीं पढ़ रहे हैं हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हम पढ़ रहे हैं और हमें लगातार पढ़ते रहना है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास भी डेली ला रहा हूं, तो आपको वह क्लास भी डेली अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपको कल से डेली आपको टाइम पता चल जाएगा कि किस टाइम पे करंट अफेयर और किस टाइम पे साइंस की क्लास रहेगी। तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आपके अंदर बहुत ज्यादा जुनून है पढ़ने का, ठीक है, तो आप पढ़ो। और मैं बोलता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखो, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा साइंस में, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है?
यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड की क्लोटिंग करता है? वह विटामिन है विटामिन के। कौन सा है दोस्तों? विटामिन के। विटामिन के द्वारा ही हमें रक्त का थक्का जमता है। तो विटामिन कौन सा है? वह के है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन के द्वारा ही हमारे रक्त का थक्का बनता है। और मैंने बता रखा है एक प्रोटीन है जिसके द्वारा हमारे रक्त का थक्का बनता है। तो कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रिनोजन। आपको ध्यान रखना है कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है जिसके कारण भी रक्त का थक्का बनता है। और दोस्तों अगर मैं आपको एक तत्व बताऊं कि एक तत्व भी है जिसके कारण रक्त का थक्का बनता है, एक एलिमेंट है, वह है कैल्शियम। कौन है? कैल्शियम। तो आपको ये तीनों बातें ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन है? विटामिन के। तो दोस्तों आप सभी को धन्यवाद, आपने वीडियो को यहां तक देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।